यहां फिर से एक बार ट्विस्ट हो गया, लेकिन ललन सिंह को पता था कि अगर जदयू में बने रहना है, पावर में रहना है, तो तेजस्वी यादव की जो मुख्यमंत्री बनने वाली या उनको उत्तराधिकारी बनाने वाली बात है, इसको ठंडे बस्ते में रखना होगा, तभी जाकर के वो पावर में रह सकते हैं। ललन सिंह की स्ट्रेटजी काम करने लगी थी और तेजस्वी यादव को भी एहसास होने लगा था कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से अब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार 2 साल के भीतर उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से जदयू को टाटा बाय बाय करना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा के पीछे तब ललन सिंह लग गए कि इस स्ट्रेटजी में जो आरसीपी सिंह से पद खाली कराया गया है, वास्तव में उसके उत्तराधिकारी उपेंद्र कुशवाहा नहीं बल्कि खुद ललन सिंह। आरसीपी सिंह को ऐसा लगने लगा कि वो नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से हैं। आरसीपी सिंह ने यह भी सोच लिया कि उन्होंने नीतीश कुमार के कारण अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया और अगर कोई दूसरा उत्तराधिकारी बन जाए तो कितना गड़बड़ होगा। आरसीपी सिंह की टीम सक्रिय हो गई और प्रशांत किशोर को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव है। और जैसा कि आप सभी लगातार बिहार की राजनीति की कमेंट्री हमसे सुनते रहते हैं और भीतर की बातें निकाल करके हम आप तक पहुंचाते हैं, उसी में से एक भीतर की बात आज भी लेकर के आए हैं। और ये भीतर की बात है कि तेजस्वी यादव अकेले ऐसे शख्स नहीं हैं जो नीतीश कुमार के कोप के भाजन हुए हैं या फिर उनके मायाजाल में फंस गए हैं। नीतीश कुमार के पास ऐसा इंद्रजाल है कि वो जैसे फेंकते हैं उसमें आप रूपी आकर के लोग फंसना शुरू हो जाते हैं। तेजस्वी यादव से भी यही गलती हो गई और उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी काफ़ी दूर छिटकती हुई नजर आ रही है। ये कोई पहले शख्स नहीं है। हमारे पास आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे नाम हैं जो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते थे और हर उत्तराधिकारी को नीतीश कुमार ने इस तरह से भुला दिया जैसे कभी वो उनके थे ही नहीं। ये फहरिस्त बहुत लंबी है। इस फहरिस्त में हम पीछे नहीं जाते हैं। हम तत्काल 2015 से अगर शुरुआत करते हैं तो 2015 से सबसे पहला जो शख्स नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से था, उत्तराधिकारी जिसे कहा जाता था, तब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात और दबाव नहीं था। तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री की कुर्सी निभा रहे थे, लेकिन 2020 के चुनाव के लिए उन पर दबाव बढ़ रहा था कि उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। परिणाम क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताता, लेकिन उससे पहले जो चीजें सामने आई, जिस तरह की बातें सामने आई, वो साफ बता रही थी कि नीतीश कुमार के स्ट्रेटजी और उनके काम करने का तरीका कुछ अलग है। उनके चक्रव्यूह का एक अलग ही नज़ारा है और वो चक्रव्यूह पूरी तरह से उनके कुर्सी के इर्द गिर्द घूमता है। उस कुर्सी के तरफ जो भी नज़र तक भिड़ाता है वो या तो पहुंच नहीं पाता है या पहुंचने नहीं दिया जाता है या फिर नीतीश कुमार उसे पहुंच से ही दूर कर देते हैं। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम हम लेंगे प्रशांत किशोर का। आप याद कीजिएगा 2015 के चुनाव में प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर के सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद भी काफ़ी उत्साहित थे और प्रशांत किशोर ने जो काम किया था उस काम का उन्हें इनाम भी मिला था। नीतीश कुमार ने सीधे अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया और नीतीश कुमार के पास दूसरे नंबर के प्रशांत किशोर माने जाते थे। उनके लिए कहा जाता था कि वो मुखे कानून चौ। प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने अपना जो दूसरा सरकारी आवास है वो सुपुर्द कर दिया था। वहीं से पार्टी की सारी गतिविधियां होती थी, संगठन को बढ़ाने के लेकर के अन्य मुद्दों पर वहां से ही डील होता था और जो वहां से फैसला हो गया उन्हें यहां तक कि कैबिनेट का दर्जा भी प्राप्त था। और यह सब कुछ नीतीश कुमार ने दिया था 2015 में उनके काम के लिए इनाम के रूप में। चर्चा तेज हो गई थी कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी का पद ले सकते हैं। इस बात को लेकर के पार्टी के भीतर हड़कंप मचा और धीरे धीरे प्रशांत किशोर की जो पर है वो कतरने की कोशिश शुरू हो गई और उस कोशिश में सबसे पहला नाम आया आरसीपी सिंह का। आरसीपी सिंह को ऐसा लगने लगा कि वो नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से हैं। आरसीपी सिंह ने यह भी सोच लिया कि उन्होंने नीतीश कुमार के कारण अपनी नौकरी से त्यागपत्र दिया और अगर कोई दूसरा उत्तराधिकारी बन जाए तो कितना गड़बड़ होगा। आरसीपी सिंह की टीम सक्रिय हो गई और प्रशांत किशोर को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। ये वो पहले शख्स थे और इन शख्स में
नीतीश कुमार आगे तो आपको बढ़ाते हैं, अपने बाद वाली कुर्सी पर बैठाते जरूर हैं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा स्वांग रचा जाता है जिससे कि आप उस कुर्सी से इतनी दूर हो जाएं जब आपके काम खत्म हो जाते हैं। आरसीपी सिंह उस 2 नंबर की कुर्सी पर नीतीश के बाद आ गए, प्रशांत किशोर की वहां से विदाई हो गई और अब आरसीपी सिंह एक छत्र राज करने लगे और इन्हें ऐसा लगने लगा, नीतीश कुमार ने ऐसा महसूस भी करा दिया कि अब नीतीश कुमार के बाद अगर किसी की शक्ति है, कोई पावर में रहेगा तो वो आरसीपी सिंह है। ऐसा साफ उनको अधिकार भी दे दिया गया था। पार्टी के भीतर क्या होगा क्या नहीं होगा, जो फैसला लेंगे आरसीपी सिंह वही फैसला होगा, और साथ में लौकुश समीकरण के वो हिस्सा भी थे। इस बात को लेकर के आरसीपी सिंह निश्चित रूप से अपनी धमक जो है वो दिखाने लगे, लेकिन वक्त आया, एक वक्त ऐसा आया जब आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर होना पड़ा। उससे पहले हमने आपको बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा की एंट्री हो चुकी थी। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू में अपनी पार्टी को समाहित करने के बाद, विलय करने के बाद, उनको आगे बढ़ने का मौका जैसे ही मिलना चाहिए था वैसे नहीं मिल रहा था, तो अचानक से एक स्ट्रेटजी बनी और ललन सिंह उनके दरवाजे तक पहुंचने लगे। एक बार गए, 2 बार गए, जब तीसरी बार गए तो आपको याद होगा भारत लाइव ने यह बात कही थी कि ललन सिंह का उपेंद्र कुशवाहा के घर जाना, उस तस्वीर को साझा करना किसी न किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, और शायद ये स्ट्रेटजी आरसीपी सिंह के बढ़ते कद को कम करने की हो सकती है। उपेंद्र कुशवाहा लौकुश समीकरण के एक बड़े धड़ा थे जो चीजों को बदल सकते थे, और ललन सिंह को यह बात पता था कि उपेंद्र कुशवाहा को आगे करके ही आरसीपी सिंह को धक्का दिया जा सकता है। बिल्कुल यही हुआ, उपेंद्र कुशवाहा सामने आए और आरसीपी सिंह भी नंबर 2 की कुर्सी से इतने दूर फेंका गए कि उन पर कई तरह के आरोप लगे और इस कुर्सी पर ललन सिंह की एंट्री हो गई। ललन सिंह की एंट्री होने के पहले आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से ललन सिंह ने उनको प्रमोट किया था, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा को एहसास होने लगा था कि वो नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर की कुर्सी पर हैं, क्योंकि लगातार उन्हें संगठन का काम करने को मिला। संगठन का काम करते करते वो नीतीश कुमार के करीबियों में से आ गए, एमएलसी भी बन गए, और इन सारी बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा को यह एहसास कराया जाने लगा कि वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन यह भी लंबा समय तक नहीं चल पाया। 2 साल के भीतर उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से जदयू को टाटा बाय बाय करना पड़ा। उपेंद्र कुशवाहा के पीछे तब ललन सिंह लग गए कि इस स्ट्रेटजी में जो आरसीपी सिंह से पद खाली कराया गया है, वास्तव में उसके उत्तराधिकारी उपेंद्र कुशवाहा नहीं बल्कि खुद ललन सिंह है। इस कुर्सी पर उपेंद्र कुशवाहा की उपेक्षा होने लगी और उपेंद्र कुशवाहा को इतना मजबूर किया गया कि उन्हें, और इस बीच में कई घटनाएं घटी। कई लोगों का नाम नीतीश कुमार ने ले लिया कि वो उनके बाद देखेंगे, वो उनके उत्तराधिकारी हैं, कई चर्चाएं हो गई और उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगने लगा कि उनसे बड़ा भारी मिस्टेक हो गया है। अपनी पार्टी का विलय करा करके उन्होंने फिर से अपनी नई पार्टी बनाई और अब वो एक बार फिर से बाहर हैं। लेकिन जदयू के भीतर और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी का ये जो खोज था, अंतहीन खोज, वो जो अभी भी जारी रहा। ललन सिंह इस कुर्सी पर आए और ललन सिंह को जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो ये बात चर्चा में आने लगी और ललन सिंह के प्रभाव, उनके व्यवहार, उनके हाव भाव और उनके टसन से ऐसा लगने लगा था कि ललन सिंह ही उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन फिर से एक बार ट्विस्ट आया और ललन सिंह के जगह पर अशोक चौधरी की भूमिका ज़्यादा बढ़ने लगी नीतीश कुमार के करीब। अशोक चौधरी दलित भी थे, पढ़े लिखे भी थे और नीतीश कुमार के विश्वास पात्र भी थे। नीतीश कुमार ने उनके लिए वो सारी व्यवस्थाएं करके रखी थी जब वो कांग्रेस से वापस आए थे। कांग्रेस में भी महागठबंधन सरकार में नीतीश कुमार के मंत्रालय में वो मंत्री रहे हैं और उनका काफ़ी नीतीश कुमार से नज़दीकी था। यही कारण है कि उन्होंने जदयू ज्वाइन किया और जदयू ज्वाइन करने के बाद कुछ दिन तो अज्ञातवास में रहे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने बूम किया तो नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी में उनका स्थान हमेशा रहा। कभी थोड़ा सा नरम गरम जरूर हुआ, लेकिन ये बातें ललन सिंह को फिर रास नहीं आई और उन्होंने इस पर भी अपनी नई स्ट्रेटजी लागू कर दी। ये एहसास करा दिया कहीं ना कहीं अगर पार्टी में रहना है तो उन्हें नीतीश कुमार से दूरी बना करके रखनी होगी, वरना जिस तरह से बाकी के लोगों का पार्टी से विदाई हो गया है उनकी भी हो जाएगी।
ललन सिंह इस कुर्सी पर अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी थे और उनको ये लगने लगा था कि जो फैसला वो करेंगे वही फैसला मान्य होगा, सर्वमान्य होगा। बिल्कुल ऐसा होने भी लगा। 2022 में ललन सिंह ने एक फैसला किया कि वो एनडीए में नहीं, अब वो महागठबंधन की तरफ जाएंगे और नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार ने उनकी बात मान ली और यहाँ से एक नई स्ट्रेटजी शुरू हुई। ललन सिंह को ऐसा लगा कि वो नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसी बीच में एक और बात सामने आ गई कि नीतीश कुमार ने खुल करके ये बात कई बार कह दिया कि तेजस्वी यादव उनके बाद इस सत्ता को देखेंगे। यहां फिर से एक बार ट्विस्ट हो गया, लेकिन ललन सिंह को पता था कि अगर जदयू में बने रहना है, पावर में रहना है, तो तेजस्वी यादव की जो मुख्यमंत्री बनने वाली या उनको उत्तराधिकारी बनाने वाली बात है, इसको ठंडे बस्ते में रखना होगा, तभी जाकर के वो पावर में रह सकते हैं। ललन सिंह की स्ट्रेटजी काम करने लगी थी और तेजस्वी यादव को भी एहसास होने लगा था कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से अब मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार, जिस तरह से वो लंबी फहरिस्त, लंबी लिस्ट हमने आपको दिखाई, पूरा हमने आपको बता दिया कि किस तरह से लोग इस माया जाल में, महाजाल में अझुराते चले गए, तेजस्वी यादव भी उसी महाजाल में अझुरा गए। एग्रीमेंट क्या हुआ था इसकी कॉपी किसी के पास नहीं है, ये तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के अलावा वो लोग जानते हैं जो उस बैठक का हिस्सा थे जब एग्रीमेंट हो रहा था, जब संविदा बन रही थी। लेकिन इतना तो साफ लग रहा था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कुर्सी देंगे, क्योंकि बार बार वो रिपीट कर रहे थे। लेकिन अब नीतीश कुमार न तो 2024 और न 2025 में, अगर 2024 में नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में चले जाते हैं तो ये कुर्सी खाली होगी, तो उसके बाद क्या होगा, क्या उसके बाद भी तेजस्वी यादव को मिलेगी या नहीं, ये बातें अभी भी संशय में आ गई हैं। संबंधों में बहुत कुछ बदला है और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात हुई है कि ललन सिंह फ्रेम से बाहर है। जो उनकी टसन थी इधर पिछले कुछ दिनों में, उसमें काफ़ी कमी आई है और उस जगह को एक बार फिर से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, वशिष्ठ नारायण सिंह और अशोक चौधरी ने पकड़ लिया है। ये चारों के चारों अब उस रेस में नहीं है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बने, लेकिन उस रेस में रहने वाले अशोक चौधरी वगैरह 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 जितने भी नाम हमने बताए, उस नाम में सबसे लास्ट नाम जो था वो तेजस्वी यादव और ललन सिंह का था। अब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और ललन सिंह उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया है। भीतर की बात यह है कि नीतीश कुमार के इस माया जाल में फंसने वालों में सिर्फ तेजस्वी यादव ही नहीं है, लंबी फहरिस्त है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।